हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट हमने कर लिए हैं और हर मॉक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 240 क्वेश्चंस तो आपके ये हो चुके हैं, अब तक 20 आज हो जाएंगे। 240 के अलावा अगर मैं बताऊं, मैंने आपकी एक मैराथन क्लास भी ली है जनरल अवेयरनेस की, उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं। तो 290 क्वेश्चंस आपके अब तक हो चुके हैं और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। जो DSSB ने प्रीवियस ईयर में पूछा है उसी पर बेस्ड या फिर वही क्वेश्चंस। साथ ही साथ मैंने DSSB के PYQ भी आपको कराए हैं, जो आपको DSSB PYQ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज़ कराना, प्रैक्टिस कराना मेरा यहाँ पर पर्पज़ है। ठीक है, तो अब तक जो पहले मॉक टेस्ट हैं वो आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट GA मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ये जो मॉक टेस्ट है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आती है, चाहे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेशन के बारे में। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन्हें बताना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ एक दिन हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और एक दिन हम यहाँ पर GA का मॉक टेस्ट करते हैं। और ये PDF भी आपको मिल जाती है। PDF कहाँ पर मिलेगी रिवीजन के लिए, वो आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूँगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें फिर आज का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो सवाल है वो आपके सामने है कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन हर कितने वर्षों में होता है। कुंभ मेला आयोजित होता है भारत में, ठीक है, तो हर कितने वर्ष बाद वो होता है, ये क्वेश्चन है। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एवरी हाउ मच ईयर्स। तो हर 12 साल में, ये आपको याद रखना है, हर 12 साल में कुंभ का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है इंडिया में। ठीक है, याद रखेंगे, हर 12 साल बाद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि किस तापमान को वो न्यूनतम तापमान कहा जाएगा जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ ले। तो वो कम से कम टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल आग पकड़ ले, उसको कहते हैं ज्वलन तापमान। इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, द टेम्परेचर एज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन कैच फायर। ठीक है, तो उसको ज्वलन तापमान हम बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ज्वलन तापमान या फिर इग्निशन टेम्परेचर। तो ये भी आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया सवाल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 बायो से, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। बात है वर्ष 1969 की। ठीक है, उसमें RH विटेकर साहब द्वारा प्रारंभ में इनिशियली कितने जीव वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे। व्हाट नंबर ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय RH विटेकर इन ईयर 1969। कितने उन्होंने किंगडम जो है वो बताए थे, किंगडम क्लासिफिकेशन शुरुआत में 1969 में RH विटेकर ने, तो वो 5 किंगडम्स बताए थे। कितने किंगडम्स बताए थे? 5। तो ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है या इनका ये थ्योरी है कि कितने किंगडम थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विटेकर साहब ने शुरुआत में 1969 की अगर हम बात करें, कितने आपको किंगडम्स बताए थे, किंगडम को क्लासिफाई किया था 5 भागों में, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली भूमि की पट्टी का नाम क्या है। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। What is the name of the small strip of land that connect North America and South America? तो उसको कहा जाता है पनामा भूडमरू मध्य, या फिर इंग्लिश में इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा इसे कहते हैं, या फिर पनामा भूडमरू मध्य। वो भाग जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है उसको पनामा कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। तो याद रखिएगा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। ये इम्पोर्टेंट सवाल है बुद्ध से, क्योंकि एक नया क्वेश्चन आता ही है ज़्यादातर एग्जाम में, तो इनमें से ही चांसेस होते हैं पूछने के, तो ये उनमें से इम्पोर्टेंट सवाल है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला सवाल,
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और वो हुई थी ढाका में, है ना। तब तो वो सब एक ही था, ढाका पाकिस्तान भारत, है ना। उस समय एक था, अब सब अलग है। अब ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो बात है 1906 की, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और कहाँ पर की गई? ढाका में की गई। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। अगले पर आए, अगला सवाल। भारत के संविधान को अंतिम रूप देने से पहले संविधान के प्रारूप पर चर्चा करते हुए संविधान सभा के कितने सत्र हुए? सीधा सवाल क्या है, भारत के संविधान को बनाते हुए या अंतिम रूप देने के लिए टोटल कितने सत्र हुए संविधान सभा के? तो आपको याद रखना है, टोटल आपके 11, कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस हुए संविधान सभा की, टोटल 11 मीटिंग्स हुई। इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, हाउ मैनी सेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाइल डिस्कसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल 11 जो मीटिंग्स थी, सत्र थे, वो आयोजित किए गए थे। अगला सवाल बुक से है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से भी सवाल आता है। सवाल है आपके सामने, अनटचेबल, ये एक बुक है और इसको किसने लिखा है? तो अनटचेबल को लिखा है मुल्क राज आनंद साहब ने, ठीक है। अनटचेबल लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। बुक एंड ऑथर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर याद रखने हैं। मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल बुक को लिखा है, ऑथर किया है। अगले सवाल पर आए, अगला सवाल है बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल। क्रिकेट प्रेमियों को ये सवाल का उत्तर ज़रूर आना चाहिए और आता भी होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट, ठीक है, आई थिंक ये फुल फॉर्म है ICC की। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट करके बताना, दुबई में है या फिर कहीं और है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट करके आपको बताना है। अगले सवाल पर आते हैं, 10th, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है, ठीक है। कई बार ये सवाल एग्ज़ाम में आपके जो है देखने को मिला है। मिथिला शैली की, तो मिथिला, देखो मिथिला शैली की जब भी बात करी जाती है तो बात आती है बिहार स्टेट की। जब भी मिथिला की बात की जाएगी तो वो उसको आप बिहार से ही कनेक्ट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन था, विच स्टेट इज़ नोन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये चित्रकला की एक शैली है मिथिला, जो कि बिहार में होती है या प्रैक्टिस की जाती है। अगला सवाल, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है। दम्फू वाद्य यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? दम्फू। तो दम्फू इज़ अ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू विच कम्युनिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। तो दम्फू की जब बात की जाएगी, है ना, तो आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना किससे? सिक्किम से। तो दम्फू जो है कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है रिलेटेड टू सिक्किम। अगले सवाल पर आए, अगला सवाल है कि हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जब कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। जो हम्पी है, तो हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान नाम से जो एक जगह है, हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान, ह्यूज रॉक ऑन वे टू हम्पी, ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलिए 13 की बात कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण दिया जाता है? प्रत्येक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हर बार कितना मिला, कितना खर्च हुआ, है ना, कितना एस्टिमेट था, कितना खर्च हो गया, कितना बचा, कितने एक्सपेंसेस हुए, उस सब का ब्यौरा दिया जाता है। और ये सब आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा अच्छे से, आर्टिकल 112 में आता है। तो क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ estimated receipts and expenditures of government in respect of every financial year। तो ये अकॉर्डिंग टू
आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये विवरण दिया जाता है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग करंट अफेयर के लिए परेशान हैं, DSSB के लिए करंट अफेयर कहाँ से करें, कितने मंथ्स का करें। तो लास्ट 6 मंथ का इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप फिर दिसंबर भी, लास्ट 2023 में दिसंबर नवंबर का भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट 6 का जनवरी 2024 से आप कर लोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि 2 से या 3 मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेंगे, तो उस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा। मैं आपके लिए एक बिल्कुल निचोड़ सीरीज़ करंट अफेयर्स की लेकर आ रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ। मंथ वाइज करंट अफेयर आपके लिए लेकर आऊँगी। जैन के प्रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो जैन की वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से और मंथ्स के भी करंट अफेयर आपको मैं देने की कोशिश करूँगी, जो बिल्कुल क्रीमी करंट अफेयर्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 2-3 या हद से 4 मिलेंगे करंट के देखने को, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ो या 1 महीने के 300 करंट अफेयर्स पढ़ो, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ, बिकॉज आपको जो अपना सब्जेक्ट है, जो बाकी चीज़ें हैं, स्कोरिंग चीज़ें हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। तो जल्दी आपको जनवरी 2024 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 112 ये आर्टिकल हमारा हो जाता है। अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्वों की बात की गई है। व्हाट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है, कितने एलिमेंट्स की बात वहाँ पर की गई है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स की बात की गई है, 118। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टंगस्टन, जिसका यूज़ हम फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, और इसका जो गलनांक है पूछा है कि वो कितना होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो गलनांक है वो लगभग 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लेना। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो 3380 मेल्टिंग पॉइंट, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। विटिकल्चर किसकी खेती को कहते हैं। सीधा सीधा सवाल है, विटिकल्चर किसकी खेती। तो विटिकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। ठीक है, ग्रेप्स। तो विटिकल्चर नोन एज द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स। तो जब भी विटिकल्चर का नाम आए तो विटिकल्चर आप किससे ऐड करोगे, ग्रेप्स से, यानी कि अंगूर से। अगला सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बात चल रही है हुमायूं की। तो हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने। ये याद करनी है 3 पॉइंट्स। चौसा का युद्ध 1539, बताना करेक्ट करके क्या चौसा का युद्ध 1539 में ही हुआ था। ठीक है, किसके बीच, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, और जीता कौन था, शेरशाह सूरी। ठीक है, जीता कौन था, शेरशाह सूरी, है ना। तो इसको एक बार देख लेना कि 1539 की डेट है क्या चौसा के युद्ध की। तो चौसा का युद्ध बिटवीन किस किस के बीच हुआ था, वर्सेस हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, और सूरी इसमें विजय हुए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इनका नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। ठीक है, फिर कैनिंग के नाम से आप जनरल इनको जानते हो। तो 1857 में गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड या जॉन कैनिंग। कैनिंग के नाम से इनको बेसिकली हम जानते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये रिवॉल्ट से। 1857 की रिवॉल्ट में उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये एक बुक का नाम है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इज़ अ बुक रिटन बाय हुम। तो ये रामचंद्र गुहा साहब की बहुत ही फेमस पुस्तक है, बुक एंड ऑथर से इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। बस इसमें देखिए मैं करंट को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करंट में आपको अलग से करूँगी। बाकी स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ें इसमें आपकी कवर हो रही हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। और आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये जो 2 शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो इनको किस संविधान संशोधन के माध्यम से
प्रस्तावना में जोड़ा गया। आपको पता है कि ये दो शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इनको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जो कि 1976 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर से इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा। द वर्ड्स socialist and secular that were added to the preamble through which amendment? तो 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये वर्ड्स जोड़े गए थे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो। सेकेंडली, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके किसी भी काम आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहने की मेरी रखने की पूरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए जैसे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। और करंट अफेयर जनवरी के जल्द ही आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। बाकी जो पहली वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं, स्टडी ग्रुप में, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।